नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो? बढ़िया। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, फिजिक्स की क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट को पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट को और मेजरमेंट को पढ़ने से पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल यानी भौतिक, क्वांटिटी यानी राशियाँ, क्वांटिटी क्वांटिटी भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मेज़र किया जा सकता है। तो मेजर्ड, ओके, मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर मिजरेबल क्वांटिटीज, मिजरेबल क्वांटिटीज, मिजरेबल क्वांटिटीज। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड, एट्रीब्यूट और अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड। तो ये फिजिकल वर्ल्ड के एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को बताती है, गुण धर्मों को बताती है। फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज़ को बताती है, गुण धर्म को बताती है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ को बताने वाली वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सके या जिन्हें मेज़र किया जा सके वो होती है भौतिक राशियाँ। वह कितने टाइप की होती है? सबसे पहले इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मास, मास 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 जिसे मापा जा सकता है किलोग्राम में, ग्राम में, ओके, ठीक है। फिर लेंथ, लेंथ जिसे मापा जा सकता है मीटर में, सेंटीमीटर में, ओके। फिर टाइम जिसे मापा जा सकता है मिनट में, सेकंड में, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटीज़ हो गई? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो मास, लेंथ, टाइम ये फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉपर्टीज़ को बता रही है, ठीक है। और दूसरा, इन्हें मापा भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन में फिट बैठ रही है किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है जिसे मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, और फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट को भी ये बताती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसके बाद में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ, क्वांटिटी भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं? तो ये जनरली 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी मूलभूत, फंडामेंटल यानी मूलभूत या बेसिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल या बेसिक। वो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज जिसे और किसी क्वांटिटी के, किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर्स क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट है। किनसे? अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, क्वांटिटीज से, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, ओके। दूसरी होती है डेराइव्ड, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। क्वांट, क्वांट यानी नंबर, नंबर में, है ना। तो फिजिकल, फिजिकल एक फिजिकल गुण धर्म जिसे नंबर में नापना है, जिसे नंबर में नापना, वो भौतिक गुण जिसे नंबर में नापना है, वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन्हें
हम किससे प्राप्त करते हैं? फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से। तो ये डेराइव्ड होती हैं, डेराइव्ड होती है, डेराइव्ड फ्रॉम फिजिकल और फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, फिजिकल क्वांटिटीज से, ठीक है, PQ फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो है, एक तो है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये सारे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, फंडामेंटल के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल क्या हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल क्या है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़, जैसे मास क्या है? मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, FPQ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास को और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेंथ को भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और टाइम को भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगला हम पढ़ते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल। फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एग्जाम्पल हैं, जैसे फोर्स क्या हुआ? एक मान लो m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 9th-10th में आपने पढ़ा भी होगा, उसे वो किसी पोजीशन नंबर 1 पे रखा हुआ है, हमने धक्का दिया उसको, पुल या पुश होता है फोर्स, पुल या पुश, ठीक है, हमने धक्का दिया और वो किसी दूसरी पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच गया, उसका है ना, उसकी वेलोसिटी जब वो पोजीशन नंबर 1 पे था तब कुछ v1 थी और जब पोजीशन नंबर 2 पे पहुंचा तो v2 हुई, है ना, v2 हो गई और इस बीच में उसने डिस्टेंस d कवर करी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज डेल v का आया, कितने टाइम में आया? डेल t में। तो ये हो गया उसका एक्सेलरेशन इनटू मास, यही क्या होता है? फोर्स होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। अब वेलोसिटी को फर्दर हम काय में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम तो ऐसा वैसा वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम नीचे है ही, ठीक है, तो m डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला मास, लेंथ और टाइम, यानी फोर्स किन पर डिपेंड किया? मास, लेंथ और टाइम पर, मास, लेंथ और टाइम पर। तो मतलब फोर्स एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और वो कहाँ से डेराइव्ड हुई है? मास से, लेंथ से और टाइम के कॉम्बिनेशन से। ऐसे कैसे? हम दूसरी देखते हैं, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमें पता है मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक लेंथ है, तो वापस एनर्जी भी किस पे डिपेंडेंट हो गई? मास, लेंथ और टाइम पे। तो ये कहाँ से डेराइव्ड हुई है? एनर्जी भी मास, लेंथ और टाइम से। तो यहाँ से पता चला कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ दो हैं, सप्लीमेंट्री यानी पूरक, फिजिकल यानी भौतिक,
फिजिकल क्वांटिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे बड़ी शांति से और बड़े ही धैर्य से पढ़ना होगा, आपको देखना होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ दो हैं। एक तो है एंगल, या इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है? दो रेखाओं या लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पर काट रही है, तो वहाँ जितना कोना वो इंसर्ट करेंगी उसी कोने को हम बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। ये देखो, ये मान लिया कि ये डिस्टेंस d है, ओके, और ये इसकी रेडियस है r, और एंगल ये इंसर्ट कर रहा है थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू अपने को मालूम है कि ये इसके चाप यानी आर्क के बराबर हो जाएगा। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। ये इसकी रेडियस के जैसे होगा, क्योंकि इसको और हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये एक सर्कल बना लेगा। उस सर्कल के एक सर्क्यूम्फेरेंस के एक छोटे से टुकड़े को, भाग को, उसकी लंबाई को हम आर्क कहते हैं, ओके। तो आर्क d बाय r रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को समझने के बाद में हम समझते हैं सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, देखिए, अगर मैं इस सर्कल के बदले यहाँ पे एक स्फेयर ले लूँ, स्फेयर यानी गेंद, है ना, गेंद का एक कोना ऊपर से काट दूँ, उसे काटते काटते कम करते करते मैं सेंटर तक ले जाऊँ। जैसे ये दीवार है, ये छत है, सॉरी छत है, छत से एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल गए। वो सारे छत से निकलने वाले कोनों के पॉइंट यहाँ आकर मिल गए। तो एक ऐसा करके ये यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, एक एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल होगा हमारा सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। जैसे ये टुकड़ा मैंने इस स्फेयर का काट लिया, ठीक है, ये इसका एरिया है, जो ऊपरी भाग हमने काटा है, ये इसका ये भाग, इसे हम बोले तो बोल सकते हैं कि ये मान लो एरिया डेल ए है। पूरा एरिया स्फेयर का ए मान लिया, तो उसका छोटा सा भाग डेल ए मानेगा, है ना। और फिर ये अंदर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल हमने मान लिया कि डेल ओमेगा, डेल ओमेगा, और इस स्फेयर की रेडियस r थी। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी डेल ए अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ओमेगा, ठीक है, डेल ओमेगा। तो ये हुआ हमारा सॉलिड एंगल। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स, या सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट्स पढ़ने से पहले कि मेज़रमेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट एक कंपैरिजन की प्रोसेस है। कंपैरिजन, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन किसकी? कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड, है ना, उससे हम रेफरेंस लेके, है ना, इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ये वो तुलनात्मक चीज़ होती है जिससे हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना करनी होती है, ओके। और मेज़रमेंट की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन होता है। क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट और ऑब्जेक्ट।
किसी इवेंट या ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन करना, यानी उसको न्यूमेरिक यानी नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, क्वांटाइज्ड करना, उस नंबर से वो कितना, मतलब किसी रेफरेंस की तुलना में वो कितना ज़्यादा, कितना गुना ज़्यादा या कम है, उसे समझाना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कंपैरिजन का। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। जैसे एक यूनिट है मीटर, ठीक है, ये, और एक यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर की तुलना में सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की तुलना में मीटर कितना गुना है? तो 100 गुना है, यानी 100 बार सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाता है। तो ये हमारा रेफरेंस हुआ। तो 1 मीटर जो कि फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखूं तो बताऊंगा कि एक आदमी एक हाथी की तुलना में मान लीजिए कितने, मतलब एक हाथी में कितने आदमी आ जाएंगे? लगभग हम मान लेते हैं 100 आदमी आ जाएंगे। तो रेफरेंस यानी यूनिट हो गया आदमी, ओके। और 100 आदमी मतलब हाथी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक एग्जांपल के लिए देखें हम, हाथी एक फिजिकल क्वांटिटी है और आदमी वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है या यूनिट है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, आदमी से तुलना कर रहे हैं कि 100 आदमी मिलकर एक हाथी को बना लेंगे। ये हुआ हमारा कंपैरिजन। तो यही प्रोसेस मेज़रमेंट कहलाती है, ये मेज़रमेंट कहलाती है। मेज़रमेंट के बाद हम देखेंगे कि यूनिट क्या होती है। यूनिट जैसा कि आपको पता चल ही गया था कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है जो मेज़रमेंट में हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी उस रेफरेंस की तुलना में कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यूनिट जो होती है, यूनिट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। यूनिट की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि ये एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब इसकी पहुंच होना चाहिए। मतलब जहाँ भी हम जाएं ये हमें वहाँ मिलनी चाहिए, है ना। एक्सेसिबल होना चाहिए मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होना चाहिए। यानी कि हमने मीटर से नापना तो सिखा दिया, लेकिन मीटर अवेलेबल ही नहीं है किसी कंट्री में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ओके। दूसरा होता है इनवेरिएबल। यानी ये इन्वायरमेंट के साथ में, समय के साथ में और दूसरे फैक्टर्स जो भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या दूसरे कैसे भी होते, उनकी वजह से इसकी जो भी रेफरेंस वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी 1 किलो का बार हमेशा 1 किलो का ही होना चाहिए, भले वो गर्मी में रखा जाए, ठंड में रखा जाए, अंटार्कटिका पे नापा जाए, एशिया में नापा जाए या यूरोप में नापा जाए, है ना, वो 1 किलो का ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरी होती है कि आर्बिट्रली चूजन होता है ये, मतलब इससे ऐसा कोई विशेष तरीके से नहीं चुना जाता, विशेष विधि से नहीं चुना जाता किसी को भी, जिसमें ये इनवेरिएबल और एक्सेसिबल का गुण होता है, उस चीज़ को लेकर आप स्टैंडर्ड बना सकते हो, स्टैंडर्ड यूनिट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट के बाद में, यूनिट कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट 3 टाइप की होती है। क्वांटिटीज़ के बेसिस पर ही इन्हें 3 टाइप में बांटा गया है। पहली होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डेराइव्ड और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री, ओके। फंडामेंटल जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगी। डेराइव्ड जो कि फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके
डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगी। जैसे फोर्स क्या हुआ हमारा, एक डेराइव्ड क्वांटिटी हुई। जैसे mL/t-2 मतलब किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। तो इस डेराइव्ड यूनिट यानी किलोग्राम मीटर और सेकेंड ट्वाइस इनवर्स हमने जो लिया, ये फोर्स का ऐसा ही यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हम एक नाम दे देते हैं, ऐसा ना बार बार लिखते हुए हम इसको नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नाम दिया इसको न्यूटन। क्या दे दिया? न्यूटन। तो ये न्यूटन इसकी डेराइव्ड यूनिट हो गई फोर्स की। ठीक है, ऐसे कैसे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ओके, इसको हमने दे दिया जूल। ओके, जूल नाम दे दिया। तो ये जूल इसकी डेराइव्ड यूनिट हो गई इस फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी की। ठीक है, ऐसा ही होता। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, 2 होती थी। एक तो होती थी S/R = थीटा यानी प्लेन एंगल, और दूसरा होता था डेल ओमेगा = डेल एरिया डिवाइडेड बाय R², है ना, यानी सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन से और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन से मेज़र करते हैं। ओके, रेडियन पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने जब टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ लिया, तो हम इससे वो प्रोसेस कैसे करेंगे, मेज़रमेंट की प्रोसेस कैसे करेंगे यूनिट से, हम ये पढ़ेंगे। तो हाउ टू मेज़र यूजिंग द यूनिट। ओके, हाउ टू मेज़र, और मेज़र से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यूनिट से क्या करेंगे, उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमें कुछ एक नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने हाथी को या एलिफेंट को मैंने इंसान से या मनुष्य से कंपेयर किया, और मुझे पता चला कि मनुष्य नामक यूनिट की तुलना में हाथी 100 गुना है। कितना है? 100 गुना है। तो मुझे एक नंबर मिला यहाँ पे। ओके, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारी यूनिट हो गई। तो मेजरमेंट का रिजल्ट 2 टर्म्स में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अकेले कभी नहीं रहेगी, ये यूनिट के साथ में ही रहेगी, अकम्पनीड बाय यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज अकम्पनीड बाय यूनिट। तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, मतलब हमें कुल मिलाकर जब हम एक मेज़रमेंट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। मेज़रमेंट का रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट ऑफ एनी मेज़रमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने कैपिटल N और यूनिट को मैंने कैपिटल U से बता दिया। अब इस यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू में एक रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यूनिट उतनी छोटी होगी, और यूनिट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक है, देखते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ये 100 की तुलना में छोटा है, इसलिए मीटर सेंटीमीटर की तुलना में बड़ा है, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, मतलब छोटी वैल्यू है। तो मीटर यानी यूनिट सेंटीमीटर से बड़ी है, और यहाँ पर ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है यानी 100 है,
तो यहाँ पर यूनिट यानी सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिफाइन करने वाले सिस्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जब फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सारा कुछ मिलाकर सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सब कुछ मिलाकर सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे 3-4 सिस्टम हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स मिलाकर एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं। और इनमें से कुछ एक बड़े ही प्रचलित सिस्टम है। पहला है CGS यानी CGS सिस्टम, दूसरा है FPS, तीसरा है MKS सिस्टम। ओके, MKS सिस्टम। और हम यहाँ पे जैसे CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, और MKS यानी मीटर किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम और मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये क्या लिखा है, ये क्या है? तो इसमें लंबाई को यानी लेंथ को नापने के लिए सेंटीमीटर, FPS में फुट और MKS में मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मास मीन्स M को नापने के लिए यहाँ पे CGS में ग्राम का, FPS में पाउंड का और MKS में किलोग्राम का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर टाइम को नापने के लिए तीनों ही सिस्टमों में सेकेंड का यूज़ किया जाता है। इसी के आधार पर इनका नाम ये इस प्रकार रखा गया, ठीक है। ये सिस्टम बहुत पहले चलते थे, 1971 के पहले ये सारे सिस्टम चलते थे। 1971 में फ्रांस में एक बैठक बुलाई गई, ओके, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जैसे कि ये FPS है ना, ये ब्रिटेन में ज़्यादा चलता था, MKS हुआ और CGS हुआ, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता था, या फ्रांस में भी ज़्यादा चलता था, ठीक है। लेकिन 1971 में फ्रांस में एक बैठक बुलाई गई पेरिस में, ओके, और वहाँ पर डिसाइड किया गया कि अब पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पर, है ना, एक ही प्रकार का सिस्टम मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी यूनिट्स डिसाइड कर दी जाए कि जैसे लेंथ को हम मीटर में ही नापेंगे, भले ही ब्रिटेन में हो या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो, इंडिया में हो, ब्राज़ील में हो, कहीं भी हो, है ना। ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। और इस डिसाइड करने के बाद में एक नया सिस्टम आया, SI सिस्टम, उसे बोलेंगे SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। SI सिस्टम आया। SI सिस्टम में हम को उन्होंने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ दी। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन थी? एक तो था मास, दूसरा था टाइम, तीसरा हुआ अपना मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ, फिर हुआ करंट, करंट के बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस। अगला है टेम्परेचर और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। मास को नापने के लिए उन्होंने क्या यूनिट दी? किलोग्राम।
कि भाई आज से हम किलोग्राम से ही मास को नापेंगे। ओके, उसके बाद में आज टाइम के लिए उन्होंने सेकेंड रख लिया, लेंथ के लिए मीटर, है ना, करंट के लिए एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, ओके, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, जो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है इसके बारे में, है ना। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह क्या हुई, ये इंटेंसिटी हुई लाइट की इंटेंसिटी, जो कि बाद में पढ़ेंगे हम। लाइट की इंटेंसिटी हुई, तीव्रता हुई लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे करके हमने ये 7 बेसिक मतलब इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनसे हम उनको डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। मास, टाइम, लेंथ, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करके आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है दूसरी उनको डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन क्या होता है, ओके। कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक चेन रूल है, चेन लिंक रूल, उससे हम चेन लिंक रूल, ठीक है, उससे हम यूनिट्स को एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लूँ मैं कि 1 मिनट, है ना, और सेकंड, ठीक है। मिनट एक अलग यूनिट सिस्टम का यूनिट है और सेकंड हमारा एसआई का है, ठीक है। अब हमको मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ये होता है कि जिन भी यूनिटों को हमें कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, जैसे मिनट से मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है या सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना, उनका रेशो ऐसा लो कि वो यूनिटी आए, यानी 1 आए। जैसे मिनट डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है, ये 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया इसका कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर हमको मिल गया। कन्वर्जन फैक्टर को मिलने के बाद में हमें क्या करना है कि जैसे ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1 मिनट बाय 60 सेकेंड, है ना। अब हमको 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू कन्वर्जन फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60 सेकेंड। ये जैसे सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, क्योंकि इसका भी रेशो 1 ही होगा, है ना। 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, ठीक है। तो ये 2 मिनट था तो ये मिनट से मिनट कट गया, है ना। 6 दूनी 12, ये हो गया 120 सेकेंड। तो ये हमने कन्वर्जन करना सीखा, यूनिट्स का कन्वर्जन क्या होता है। अब यूनिट्स का कन्वर्जन सीखने के बाद में हम अगली चीज़ सीखते हैं प्रीफिक्स। यूनिट्स का कन्वर्जन सीखने के बाद हम अगली चीज़ सीखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। अब ये प्रीफिक्स क्या होते हैं उससे समझने से पहले हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोशन। साइंटिफिक नोशन क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोशन, जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई वैल्यू दिया हुआ है या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू दी हुई है, तो उसे बार बार लिखना उतना ही, जैसे कि 1 लिखना हो ठीक है, 100 लिखना हो
ठीक है, 1000 लिखना हो, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ लिखना हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लिखना हो, तो ये जगह कितनी ज़्यादा घेरेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर अगर इससे भी ज़्यादा शून्य इसमें या जीरोस बढ़ जाएं तो क्या होगा, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है, जिसे साइंटिफिक नोशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोशन हम समझते हैं, जिसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 225, तो 4 6 7 जीरोस दी हुआ उसके पीछे, तो जितने भी जीरोस मैं हटाते जाऊँगा, 5 6 7 जीरो हटाए, तो मतलब इसमें इसको बोलते हैं हम, इस साइंटिफिक नोशन, ये किस पे बेस्ड है, ये डेसिमल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, डेसिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, है ना, डेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ये इस पे बेस्ड है। कौन, हमारा साइंटिफिक नोशन, ओके, नोटेशन या नोशन जो भी बोलो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें पॉइंट जो डेसिमल होता है, इसके प्लेसेस को डिफाइन करना होता है या डिसाइड करना होता है, जिसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.00, यानी पॉइंट है और पॉइंट के पास 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को उठा के हमको यहाँ लाना है, एक वैल्यू आगे तक, तो जितने भी जीरोस हम हटाएंगे पॉइंट के पहले वाले, राइट फ्रॉम द पॉइंट, है ना, राइट साइड ऑफ द पॉइंट, ओके, और डेसिमल से जितने भी जीरोस हम हटाएंगे, है ना, और जितने भी नंबर्स हम हटाएंगे, जीरोस नहीं नंबर, हम उतने 10 की पावर में लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में हटा रहा हूँ, तो 10 की पावर 9 लिखा, इनटू कहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ पॉइंट को, तो ये 2 के ठीक आगे, तो 2 पॉइंट, उसके बाद 2 5, ओके। अब बाकी के जीरोस अगर हों तो उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इस टाइप से ये हमने साइंटिफिक नोटेशन दे दिया, ठीक है। अब अगला, जैसे अगर मान लो कि 0 0 0 0 0 0 2 2 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ओके। तो अब हमें ये इसे साइंटिफिक नोटेशन में देना है, तो जितना हम अब हमारा जो ये डेसिमल होगा, डेसिमल के आगे जीरोस लगे हुए हैं और नंबर्स हैं, तो उनको हटाएंगे तो हम माइनस में लेंगे, पावर क्या लेंगे, माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर्स हटा रहे हैं हम, 8, तो -8, तो अब ये नंबर कहाँ जाएगा, 22.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो ऐसे होगा, है ना, ये हो गया साइंटिफिक नोशन। अब साइंटिफिक नोशन, है ना, भी बड़ा हो जाता है ये बार बार, इसको कंप्यूटर में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, यानी इसको अगर कंप्यूटर में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2.25 E9, और ये कैसा दिखाई देगा, 22.5 E-8, ठीक है। तो ये जो 10 है ना, 10 की जगह और ये क्रॉस की जगह ये E आ जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में नोशन हुआ। अब अगला हम देखते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं एसआई सिस्टम में, ओके। तो प्रीफिक्स होते हैं एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ एक टर्म्स या कुछ एक नोशन, है ना। जैसे 10⁻³ को हम किलो बोलते हैं, तो 10⁻³ को किलो बोलेंगे, ये किलो 10⁻³ का नोशन हो गया। यानी कहीं लिखा हुआ है 2.25 इंटू 10⁻³ वॉट, मान लीजिए ये जो पावर है वो इतना है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ की जगह क्या लिख सकते हैं,
किलो, ठीक है, किलो, और ये वाट अपनी जगह रहेगा, तो ये कितना हो गया 2.25 किलो वाट। कुछ एक हमारे पास नोशंस हैं वो हम देखते हैं जो यूज़ होते हैं बार बार हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, हेक्टो, ओके, गीगा, एक्सा तक ही हम देखते हैं। और नीचे जैसे कि हमारे पास है डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो और एट्टो तक, है ना। तो किलो हुआ 10⁻³ का प्रीफिक्स, डेका हुआ 10⁻², डेसी हुआ 10⁻1, सेंटी 10⁻⁻1, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एक्टो 10⁻⁻18। ऐसे कैसे मेगा हुआ 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। ये हमारे कुछ एक प्रीफिक्स थे, ठीक है। इन प्रीफिक्स को पढ़ने के बाद में